हे दोस्तों, आज हम में से ज़्यादातर लोग आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो आईपीओ क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स आईपीओ के जो है कवर करेंगे वो देख लेते हैं पहले। तो आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, आईपीओ क्या होता है, और निवेशकों के लिए अगर बात की जाए तो निवेशकों के लिए आईपीओ का क्या महत्व रहता है, इंपॉर्टेंस क्या रहती है इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि एक कंपनी के लिए आईपीओ का क्या महत्व रहता है। नेक्स्ट जो अगर पॉइंट लेंगे तो वो होगा हमारा आईपीओ की प्रक्रिया क्या रहती है, प्रोसेस ऑफ आईपीओ। और उसके बाद जो पॉइंट होगा वो होगा आईपीओ में प्राइस बैंड या फिर अंतिम मूल्य क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आईपीओ से संबंधित शब्दावली। और लास्ट में क्या है कि हम आईपीओ के निष्कर्ष के बारे में भी इसके अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले बात आती है आईपीओ की फुल फॉर्म की। सिंपल सी इसके अंदर क्या है कि फुल फॉर्म होती है आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो इसके बाद बात आती है आईपीओ क्या होता है, उसको डिफ़ाइन किस तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से उसको समझ सकते हैं। तो शेयर्स मार्केट के अंदर क्या होता है कि कंपनियां अपने को लिस्टेड कराकर अपने शेयर्स निवेशकों को क्या है कि बेचती है। यह अपने कारोबार को बढ़ाने और अपने दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए अन्य तरीकों का प्रयोग करती है, जिसमें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी एक क्या है कि तरीका है। और यह क्या है कि एक पूंजी एकत्रित करने का एक साधन होता है। तो आम लोगों के बीच क्या है कि पहली बार शेयर उतारने की प्रक्रिया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहलाती है। सरकार क्या करती है कि कई बार विनिवेश की नीति के अंतर्गत आईपीओ लेकर आती है। अब विनिवेश क्या होता है, विनिवेश सरकारी जो उपक्रम होते हैं, सरकारी जो उद्यम होते हैं, सरकार क्या करती है उनके जो कुछ शेयर्स होते हैं तो वो क्या करती है निजी लोगों के हाथों में क्या है उनको बेच देती है प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से। तो उसको बोला जाता है गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश बोला जाता है उसको। तो इस तरीके से सरकार क्या है कि विनिवेश के माध्यम से भी आईपीओ लेकर सरकार आती है। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर तो निवेशकों के लिए आईपीओ का किस तरीके से महत्व रहता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो आईपीओ के माध्यम से जो कारोबारी या फिर जो निवेशक होते हैं शेयर बाज़ार से अच्छा मुनाफा कमाने की उम्मीद वो रखते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या है कि अगर उनको वो मुनाफा क्या है कि मुनाफे की उम्मीद को लेके, एक्सपेक्टेशन को लेके क्या है कि आईपीओ को ख़रीदते हैं, आईपीओ के माध्यम से शेयर्स को ख़रीदते हैं। और निवेशक भी जो इन कारोबारी होते हैं वो भी इसी तरीके से क्या है कि मुनाफे को की क्या है कि उम्मीद रखते हैं आईपीओ के माध्यम से। एक ट्रेडर क्या है कि आईपीओ के माध्यम से जल्द लाभ कमाने की उम्मीद रखता है, जो व्यापारी होता है। और एक निवेशक इसे एक लंबे समय के निवेश के तौर पर लेकर चलता है कि लंबे समय में उसको ज़्यादा प्रॉफिट इससे हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर तो इसलिए यदि आप एक निवेशक हैं और अपने पैसे को लंबे समय तक निवेश के लिए रखने की सोच रहे हैं तो आपको आईपीओ से संबंधित पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। जिस भी कंपनी का आप आईपीओ लेना चाह रहे हैं, आईपीओ के माध्यम से शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं जिस भी कंपनी के, तो उसकी आपको पूरी समझ हो जानी चाहिए, उस कंपनी के विषय में आपकी पूरी समझ हो जानी चाहिए और आईपीओ से संबंधित पूरी जानकारी आपको हासिल कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि एक कंपनी के लिए आईपीओ का किस तरीके से महत्व रहता है, इंपॉर्टेंस किस तरीके से रहती है। तो जब किसी कंपनी को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है तो वह आईपीओ जारी करती है। और आईपीओ कंपनी क्या है कि उस वक्त भी जारी कर सकती है जब उसके पास धन की कमी हो और वह बाज़ार से कर्ज लेने की बजाय आईपीओ से पैसा जुटाना ज़्यादा बेहतर समझती हो। उसके बाद क्या है कि यह किसी भी कंपनी का विस्तार क्या है योजना होती है। मतलब अगर कंपनी अपना विस्तार करना चाहती है, अपने साइज को बड़ा करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, तो ये आईपीओ क्या है कि उसका एक माध्यम हो सकता है। शेयर बाज़ार में क्या है कि सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी अपने शेयरों को अन्य योजनाओं में लगा सकती है। उसके बाद क्या है कि आईपीओ लाने वाली कंपनियों के लिए एक सरकारी क्या होती है, रेगुलेटरी होती है। और आईपीओ लाने वाली कंपनियों को नियमों का क्या है कि सख्ती से पालन करवाती है। जो भी ये सरकारी रेगुलेटरी होती है जैसे सेबी है, तो सेबी क्या करवाती है, आईपीओ लाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनका क्या है कि जो नियम होते हैं वो नियमों का सख्ती से पालन क्या है कि आईपीओ कंपनी जो होती है उनसे वो सेबी क्या है कि करवाती है। कंपनी हर तरह की जानकारी क्या है कि सेबी को देने के लिए ज़रूरी होती है, कंपनी देती भी है। और क्या है कि यह एक तरह की अनिवार्य है कि कंपनी अपनी सारी जानकारी सेबी को देगी। यही नहीं, आईपीओ लाने के बाद सेबी कंपनी की जांच भी करवाती है कि उसके द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं।
उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, तो नेक्स्ट जो पॉइंट इसके अंदर आता है वो आता है इसमें आईपीओ की प्रक्रिया क्या रहती है। तो आईपीओ की प्रक्रिया, सबसे पहली जो बात आती है आईपीओ के अंदर, तो आईपीओ की पूरी प्रक्रिया 5 से 7 दिन की होती है, जिसमें पहले 3 दिन निवेशकों को आवेदन करने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद अलॉटमेंट किया जाता है, आवंटन शुरू होता है, आवंटन प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें ये तय किया जाता है कि किन किन निवेशकों को कितने शेयर मिलेंगे। उसके बाद आवंटन जारी किया जाता है, अलॉटमेंट जारी होता है, अलॉटमेंट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि निवेशकों को पता चलता है कि उन्हें शेयर्स मिले हैं या नहीं मिले हैं, यदि मिले हैं तो कितने शेयर्स उनको मिले हैं। इसके एक दिन बाद क्या होता है कि उस कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग के बाद जहां पर निवेशक उस कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर बेच या फिर खरीद सकते हैं। अगर लंबे समय के लिए निवेशित रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं, मतलब जो भी निवेशक हैं अगर वो क्या है कि लंबे समय के लिए जो आईपीओ के द्वारा शेयर्स खरीदे गए हैं अपने पास रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं उनको। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है तो वो है हमारा आईपीओ प्राइस बैंड और अंतिम मूल्य का अर्थ। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग किस तरीके से होती है, इसमें इन्वेस्टमेंट जो बैंक होते हैं वही क्या करते हैं, प्राइसिंग की जिम्मेदारी निभाते हैं। यहाँ पर कंपनी का वैल्यूएशन किया जाता है, इसमें इशू साइज, इशू प्राइस, कितने शेयर्स जारी किए जाएंगे आदि तय किया जाता है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि एबीसी कोई कंपनी है जिसका वैल्यूएशन क्या है कि 5,000 करोड़ रुपए है। अब 5,000 करोड़ रुपए में क्या है कि वो कंपनी, उसका वैल्यूएशन है, कुल वैल्यू है उसकी, और कंपनी क्या है कि 1,000 करोड़ रुपए का फंड जुटाना चाह रही है। इस स्थिति में क्या है कि इशू साइज 1,000 करोड़ रुपए होगा, और यदि कंपनी ने एक शेयर की कीमत 1,000 रुपये तय की है तो यहाँ 1 करोड़ शेयर्स जारी किए जाएंगे। इसके लिए शेयर्स का लॉट भी तय किया जाता है। लॉट क्या होता है कि इसके अंदर क्या है कि जो शेयर्स है उनकी एक निश्चित संख्या क्या है निर्धारित कर दी जाती है, जितने एक क्या है कि इन्वेस्टर क्या है एक बार में खरीद सकता है, उसके लिए बिड कर सकता है। उसके बाद क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि इसमें इशू को अलग अलग कैटेगरी के निवेशकों को बेचने का कार्य होता है, और इसमें QIB, NII और रिटेल निवेशक क्या है कि इसके अंदर शामिल होते हैं। तो 3 तरीके के निवेशक होते हैं, QIB, NII और रिटेल निवेशक। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर, तो आईपीओ से जुड़ी कुछ शब्दावलियाँ होती हैं जिनको जानना ज़रूरी है। अगर कोई नया निवेशक क्या है कि आईपीओ के अंदर निवेश करना चाहता है, आईपीओ के माध्यम से शेयर्स को खरीदना चाहता है किसी कंपनी के, तो उसके लिए कुछ जो शब्दावली है आईपीओ की वो जानना ज़रूरी है, ताकि वो अपने प्रॉफिट और जो लॉस है उसके बारे में सही तरीके से एक्सपेक्टेशन और सही तरीके से जानकारियाँ उसके अंदर क्या है कि वो लगा सके, पता कर सके। तो आईपीओ से जुड़े कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका क्या है कि अर्थ आपके लिए जानना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले बात आती है ईश्वर। तो ईश्वर क्या होता है, वह कंपनी या फर्म कहलाती है जो अपने शेयर आईपीओ के द्वारा जनता को बेचने के लिए आमंत्रित करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है प्राइस बैंड क्या होता है। तो प्राइस बैंड है हमारा, प्राइस बैंड के द्वारा कंपनी के शेयर की प्राइस तय की जाती है। इसमें शेयर की अपर प्राइस और लोअर प्राइस तय की जाती है। जैसे कि एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है कि शेयर की प्राइस क्या है कि 100 रुपये से लेके 120 रुपये है। तो इस तरीके से क्या है कि एक शेयर की प्राइस 100 रुपये से लेके 120 इसमें रख दी गई है। एबीसी प्राइवेट कोई लिमिटेड कंपनी है। तो इसके अंदर क्या है कि इस तरीके से क्या है कि प्राइस बैंड एक तरीके से निर्धारित किया जाता है। अपर प्राइस और लोअर प्राइस, मतलब 100 रुपये से, और बीच इसमें अपर प्राइस क्या है कि हमारा 120 रुपये और लोअर प्राइस 100 रुपये। तो इस तरीके से शेयर्स का प्राइसिंग क्या की है, प्राइस बैंड के द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है अंडरराइटर। तो अंडरराइटर क्या होता है कि एक अंडरराइटर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ब्रोकर या एक क्या है कि मर्चेंट बैंकर हो सकता है। अंडरराइटर कंपनी के सभी शेयर्स सब्सक्राइब होने का क्या है कि आश्वासन देते हैं, और अगर आईपीओ फुल सब्सक्राइब नहीं हो पाता है तो अंडरराइटर क्या करता है कि बचे हुए शेयर्स खुद खरीद लेता है। इन सभी क्या है कि सेवाओं के बदले अंडरराइटर जो होते हैं वो कुछ शुल्क या फिर कमीशन वो क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। उसके बाद जो मेन पॉइंट इसमें आता है तो वो होता है हमारा आईपीओ बिड लॉट।
तो बिड लॉट पूर्व निर्धारित शेयर्स की संख्या होती है। मतलब इसमें क्या होता है, कंपनियां क्या है कि कुछ शेयर्स की संख्या निर्धारित कर देती हैं कि एक बिड के अंदर कितने शेयर्स एक बार में कोई निवेशक खरीद सकता है। तो बिड लॉट क्या है कि पूर्व निर्धारित शेयर्स की संख्या होती है जिसके मल्टीपल में निवेशक को आईपीओ में शेयर अप्लाई करने होते हैं। जैसे कि किसी कंपनी का बिड लॉट 50 शेयर्स का है तो निवेशक 50, 100 और 150 और आगे भी 50 के मल्टीपल में शेयर अप्लाई कर सकता है। तो बिड लॉट प्रत्येक आईपीओ के लिए क्या है कि ये अलग अलग भी क्या है कि हो सकता है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो आता है रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार क्या होता है कि आईपीओ रजिस्ट्रार स्टॉक एक्सचेंजों के साथ पंजीकृत स्वतंत्र वित्तीय क्या होते हैं, संस्थान होते हैं। आईपीओ के रजिस्ट्रार में क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ, जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उनके साथ क्या होते हैं, पंजीकृत होते हैं, ये रजिस्टर्ड होते हैं, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और इनके अंदर क्या है कि कंपनी द्वारा नियुक्त ये क्या है कि किए जाते हैं जो मुख्य रूप से कंपनी के शेयरों के मुद्दे और स्वामित्व का क्या है रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये क्या होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, आईपीओ के समय रजिस्ट्रार की जिम्मेवारी शामिल होती है कि आईपीओ एप्लीकेशन का क्या है कि किस तरीके से उसका प्रोसेस करना है और सेबी के दिशा निर्देशों के आधार पर आवेदकों को शेयर क्या किस तरीके से आवंटित करने हैं और निवेशकों के जो डीमैट अकाउंट होते हैं तो डीमैट खातों में शेयरों को जमा किस तरीके से करना है। प्री इशू और पोस्ट इशू शेयर संबंधी सभी समस्याओं का निदान रजिस्ट्रार के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट इसमें बात आती है वो आती है QIB। तो QIB क्या होता है, QIB की फुल फॉर्म होती है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो QIB एक संस्थागत निवेशक होते हैं तो जिन्हें क्या होता है कि फील्ड में अपने विशेष योग्यता और अनुभव प्राप्त होती है। मतलब ये जो संस्थागत निवेशक होते हैं इनको जो भी कंपनी होती है उसकी मतलब फील्ड में क्या होता है पूरी तरीके से उनकी वो क्वालिफाइड होते हैं और पूरी तरीके से उनके पास क्या होता है उनके बारे में एक्सपीरियंस होता है। तो सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, वाणिज्यिक बैंक, म्यूचुअल फंड और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक QIB श्रेणी में क्या है कि आवेदन कर सकते हैं। इस श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए सेबी का पंजीकरण आवश्यक है। इशू साइज का जो है 50% QIB के लिए क्या होता है आरक्षित होता है। मतलब जितने भी शेयर्स होते हैं उनका 50% जो होता है वो QIB मतलब क्या है कि सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, वाणिज्यिक बैंक, म्यूचुअल फंड, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक क्या है कि QIB के श्रेणी में आते हैं। तो ये क्या है कि 50% इनके लिए रिजर्व्ड होता है। तो ये ही क्या है कि इन 50% शेयर्स यही खरीदते हैं, इनके लिए ही क्या है कि बिड रखी जाती है। तो सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के लिए, वाणिज्यिक बैंक के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए या फिर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के लिए। QIB शेयर की कट ऑफ प्राइस पर आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। उसके बाद क्या है कि HNI क्या होता है, HNI यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। इसमें ज़्यादा नेटवर्थ वाले निवेशक आते हैं जो 2 लाख से अधिक के लिए क्या है कि IPO में अप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या है कि लिस्टिंग, ये लिस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है इसके अंदर। तो लिस्टिंग क्या होता है कि शेयर्स का जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होकर नियमित रूप से ट्रेड होना क्या है कि लिस्टिंग कहलाता है। मतलब जो शेयर्स होते हैं वो जो स्टॉक एक्सचेंज होती है उसके ऊपर क्या है कि जो लिस्ट हो जाते हैं नियमित रूप से ट्रेड होने के लिए, उनको लेन देन के लिए, तो उसको क्या है कि लिस्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो इसमें IPO से क्या निष्कर्ष निकलता है, IPO हमें खरीदना IPO के माध्यम से हमें शेयर्स खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, तो किस तरीके से हम निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें बात आती है कि किसी भी कंपनी के IPO में इन्वेस्ट करने से पहले सब महत्वपूर्ण जानकारी आपको क्या है कि जुटा लेनी चाहिए। इसके लिए आप कंपनी के फाइनेंशियल डाटा या फिर प्रोस्पेक्टस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कंपनी के द्वारा आपको फाइनेंशियल डाटा और आपको प्रोस्पेक्टस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है जिसके माध्यम से आप कंपनी की संपूर्ण जानकारियाँ या फिर उससे जुड़े जो भी IPO हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारियाँ क्या है कि हासिल कर सकते हैं, ताकि आपको अपने जो प्रॉफिट लॉस है उसकी जानकारी अच्छे से आपको रहे। उसके बाद क्या है कि आज जो है आपने जाना कि IPO क्या होता है और व्हाट इज़ IPO इन शेयर मार्केट। IPO प्रोसेस आपने देखी है, समझी है, और IPO में इन्वेस्ट करें कैसे करें, कितना सही है और कितना गलत है, मतलब कितना आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो अगर आपको IPO से संबंधित क्या है कि कोई भी सवाल है तो आप हमें
नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट। तो क्या है कि स्टॉक मार्केट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न